भारत में जब 1991 में एलपीजी के रिफॉर्म्स होते हैं, उसके बाद से हमने भारत को हमेशा एक ओपन इकोनॉमी की तरह देखा है, जहां पे किसी एक बिजनेसमैन, किसी एक परिवार, किसी एक कंपनी की मोनोपोली नहीं चलेगी और जो बिजनेस करना चाहता है वो यहां पे बिजनेस कर सकता है। कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या फिर कोई ऐसी प्रैक्टिस जिससे कंज्यूमर की चॉइस कम हो, हम वो अपने देश में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इवन हमारे जो डीपीएसपीज हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देश, वो भी ये निर्देश देते हैं सरकार को कि सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि हमारे देश में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो। मतलब कि कोई भी एक व्यक्ति, एक कंपनी सारा का सारा पैसा इकट्ठा ना करे और हमारे को फ्री, फेयर और ओपन मार्केट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हमारे संसद भवन ने 2002 में एक कानून पास किया जिसका नाम था कंपटीशन एक्ट 2002। ये जो कंपटीशन एक्ट 2002 था, इसके तहत एक बॉडी बनाई गई जिसको कहते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि आज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आती है। यह कमीशन बनाने का एक पर्पस था कि जो हमारी एक नीति रही है ओपन मार्केट की, फ्री एंड फेयर इकोनॉमी की, जहां पे कोई भी एक बिजनेसमैन अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश ना कर पाए, ऐसा एक बाजार क्रिएट करने के लिए हमें बॉडी बनानी पड़ी जिससे कि मार्केट में हेल्दी कंपटीशन रहे और हम कस्टमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। अगर एक कंपनी की बाजार में मोनोपोली हो जाएगी तो आपके और हमारे ऐसे कस्टमर्स को बाजार में अलग अलग वैरायटी और प्राइजेस का सामान नहीं मिलेगा। आप सपोज करिए कि आपको अगर सिर्फ और सिर्फ पार्ले जी का बिस्किट मार्केट में मिलने लगे तो फिर पार्ले जी की एक मोनोपोली हो गई कि वो 10 रुपए का पैकेट है 50 रुपए में भी बेच सकता है। आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ब्रिटानिया और गुड डे के जो दूसरे बिस्किट्स हैं वो बंद कर दिए गए अंडर द मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस। तो इसलिए कंपटीशन होना बिजनेसमैन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कंज्यूमर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बदलते हुए दौर में यह कानून 2002 में पास हुआ, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कितनी तेजी से बढ़ी, टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स कितनी तेजी से आए, ओला, फ्लिपकार्ट, अलग अलग कंपनियां, और उन्होंने भारत में निवेश करना शुरू करा। जैसे कि अमेजॉन आज कितने सारे स्टार्टअप्स में ऑलरेडी पैसा लगा चुका है। उधर वॉरेन बुफे, मार्क जुकरबर्ग टाइप इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैसा लगा रहे हैं और रिसेंटली वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीदा। तो ये बदलते हुए इकोसिस्टम में, बदलते हुए बाजार में भारत सरकार को लगा कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम और ओवरऑल बिजनेसेस की ग्रोथ के लिए हमारे को इस कानून में थोड़ा सा संशोधन करना चाहिए और इसीलिए हम कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2023 लेके आए, जो रिसेंटली पार्लियामेंट में पास किया गया है। आगे बढ़ने से पहले इस पूरे लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, एब्सोल्युटली फ्री। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये पूरे नोट्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया नाम की बॉडी है, आपने अखबार में इससे रिलेटेड अलग अलग न्यूज पढ़ी होंगी। कभी आपने पढ़ा होगा कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने टाटा और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर अप्रूव कर दिया। कभी आपने पढ़ा होगा कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 800 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गूगल के ऊपर। तो सर ये समझ नहीं आ रहा कि इस बॉडी का काम क्या है। इस बॉडी का काम मर्जर एक्विजिशन को अप्रूवल देने का है या इस बॉडी का काम एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस के लिए फाइन लगाने का है? मतलब कि ऐसी प्रैक्टिसेस के ऊपर फाइन लगाना जो हमारी इकोनॉमी के खिलाफ जाती हैं, हमारे कंज्यूमर इंटरेस्ट के खिलाफ जाती हैं। यह पूरा समझने से पहले मैं आपको दो मेजर शब्दों के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जिसमें पहला शब्द है एंटी कंपेटिटिव अग्रीमेंट, यानी कि एक ऐसा समझौता जो कि मार्केट में कंपटीशन को मारने के लिए, किल करने के लिए बनाया गया। तो ये जो हमारा 2002 का कानून है जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पास करा था, वो कानून डिफाइन करता है कि एंटी कंपेटिटिव अग्रीमेंट क्या होता है। एक ऐसा अग्रीमेंट जो किसी भी गुड या सर्विस के सेल और परचेज प्राइस को इंपैक्ट करे, वो एंटी कंपेटिटिव अग्रीमेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सीमेंट की सारी कंपनीज ने अपना एक कार्टेल बना लिया, अंबुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट, श्री सीमेंट, सबने एक कार्टेल बना लिया कि सुनो, हम सब साथ में मिलकर ना मार्केट में सीमेंट का रेट डिसाइड करेंगे। जो सीमेंट का बोरा पहले 1000 रुपए का मिल रहा था, अब क्योंकि कंपनीज ने आपस में एक कार्टेल बना लिया, एक मोनोपोली बना ली, अब वही सीमेंट का बोरा जो है 5000 रुपए का मिलेगा, जिससे कंज्यूमर इंपैक्ट होगा। तो ऐसा कोई भी अग्रीमेंट हम कहेंगे एंटी कंपेटिटिव अग्रीमेंट, जो कि किसी भी कमोडिटी के सेल या परचेज प्राइस को इंपैक्ट करेगा। दूसरा, एक ऐसा अग्रीमेंट जो किसी भी गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन या सप्लाई में इंपैक्ट करेगा, या फिर ऐसा अग्रीमेंट जो कि कोल्यूसिव बिडिंग करेगा। मतलब कि कोल्यूसिव बिडिंग का मतलब होता है कि सपोज करिए
सरकार ने बोला कि मेरे को कोयले की एक माइन है, उसकी नीलामी करनी है, वो मैं बिजनेसमैन को देना चाहता हूं। ऐसे में रिलायंस, टाटा और जिंदल स्टील ने सोचा कि हम एक काम करते हैं, यहां पे अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। सरकार क्या उम्मीद कर रही है कि बिजनेसमैन आएंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा देंगे। इन्होंने बैकएंड पे एक ग्रुप बना लिया और ये बोला कि अब हम इसका कम से कम पैसा देंगे, जिससे कि हमारे को बेनिफिट हो और सरकार को नुकसान हो। ऐसा कुछ करना जहां पे आप बिडिंग से पहले ही उसके प्राइस को गिराने की कोशिश करो, इसे कहते हैं कोल्यूसिव बिडिंग। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज कोल्यूसिव बिडिंग। तो ऐसा कोई भी अग्रीमेंट जो अलग अलग गुड्स और सर्विसेज के प्राइस को, उनकी प्रोडक्शन को, या फिर कोई माइन वगैरह की बिडिंग को इंपैक्ट करे, उसे कहते हैं एंटी कंपेटिटिव अग्रीमेंट। अगर आपके सामने कोई भी एंटी कंपेटिटिव अग्रीमेंट आता है तो आप इसकी कंप्लेंट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को कर सकते हैं, राइट। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का पहला काम क्या हो गया, किसी भी डील में, मर्जर एक्विजिशन में देखना कि कहीं ये एंटी कंपेटिटिव तो नहीं है। दूसरा कीवर्ड हमारे को यहां पे समझना है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, कि एक कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि वो अपनी पोजीशन का गलत बेनिफिट उठा रही है, गलत फायदा उठा रही है, ठीक है। ये अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशंस व्हाइल सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। गूगल के ऊपर जो सीसीआई ने रिसेंटली फाइन लगाया, वो इसी ग्राउंड्स पे लगाया था, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। कि गूगल ने क्या करा, जितने भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स थे उनको ये बोलना शुरू करा कि सुनो, तुम एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, हाँ एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, तो मेरा सर्च इंजन, मेरा गूगल मैप्स और मेरी एप्लीकेशंस डाल देना, किसी और से सर्च इंजन नहीं बाय करोगे, किसी और की मैप एप्लीकेशन नहीं यूज करोगे। मतलब कि गूगल ने क्या करा, मोबाइल कंपनियों के ऊपर डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन लगा दी कि कोई और, सपोज करिए मेरा स्टार्टअप है, मेरे को कोडिंग का सपोज करिए बहुत शौक था, मैंने अपनी कोडिंग इस्तेमाल करके एक बहुत ही बढ़िया सर्च इंजन बनाया जो कि गूगल से भी बेहतर था, लेकिन कोई मोबाइल कंपनी उसे नहीं खरीद रही है मुझसे। क्यों? क्योंकि गूगल ने बोला कि अगर तुम एंड्रॉइड का इस्तेमाल करना चाहते हो, जो कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो तुम्हें मेरा ही सर्च इंजन डालना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें एंड्रॉइड यूज नहीं करने दूंगा। मतलब कि डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशंस व्हाइल सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। तो गूगल के ऊपर इन्हीं कंडीशंस के अंदर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मैसिव फाइन लगाया था। रिस्ट्रिक्शन ओवर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि मतलब एक बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी को ऐसे दबा रही है कि छोटी कंपनी अपना प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है। या फिर डिनाइल ऑफ मार्केट एक्सेस टू कंज्यूमर्स एंड अदर एंटरप्राइजेस, कि सपोज करिए मैंने कल को अपनी एक कैब की कंपनी खोली, लेकिन ओला, उबर और ये बड़ी कंपनी, रैपिडो टाइप कंपनीज ने मेरे ऊपर दबाव बनाना शुरू करा कि नहीं, अभी तुम ये बाइक और ये पूरा कैब का जो बिजनेस है वो बंद कर दो, वरना फिर हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। मतलब कि उन्होंने अपनी डोमिनेंट पोजीशन बनाए रखने के लिए मेरे बिजनेस को दबाने की कोशिश करी। या फिर कल को अगर मैं बिस्किट का, ये नमक का बिजनेस करना शुरू करूं और उधर से फिर टाटा वाले मेरे ऊपर प्रेशर डालें कि नहीं, सिर्फ टाटा नमक चलेगा, तुम्हारा नमक यहां पे नहीं चलेगा। मतलब कि वो अपनी बड़ी पोजीशन का, कि हम तो इतने हजारों करोड़ों रुपए का ग्रुप में, हम इस छोटे बिजनेसमैन के ऊपर दबाव बनाएंगे, उसे कहेंगे अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। तो दो बातें हमने सीखी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या होता है, एक जो एंटी कंपेटिटिव अग्रीमेंट्स हैं उनको रोकना, दूसरा अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन जो है उनको रोकना। अगर हमारे आसपास कोई भी ऐसी डील हो रही है जो इन दोनों में से एक फिनोमेना को प्रमोट कर रही है, तो हम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इस कानून के अंदर, 2002 के कानून के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो सवाल यह उठा कि अभी तक हम बात कर रहे हैं कि 2002 में किस प्रकार का कानून पास हुआ था। अब हमें समझना है कि रिसेंटली संसद भवन में जो 2023 का कानून आया है, जो अमेंडमेंट बिल आया है, वो इस कानून में क्या संशोधन लेके आया है। एक एक करके सारे संशोधन देखने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी पे एक बहुत अच्छा ऑफर चालू है, जहां पे आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं मुदित गुप्ता, और आपको मिलेगा 43% तक का डिस्काउंट। कुछ सब्सक्रिप्शन पे 25% का डिस्काउंट है और कुछ सब्सक्रिप्शन पे 43% का ऑफ है। इतना ही नहीं, साथ में आपको मिलेगा QEP क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम, जिसका एक्सेस आपको दिल्ली में मिलेगा। यदि आप प्रीलिम्स 2024 क्लियर करते हैं तो आप ऑल पेड प्रोग्राम दिल्ली में अटेंड कर सकते हैं। मतलब कि आपका रहना, एकोमोडेशन, खाना, सब कुछ अनअकैडमी स्पॉन्सर करेगा 45 डेज के लिए, और उसमें आप प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी करने के लिए दिल्ली आएंगे। अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर में सारे एजुकेटर्स के साथ आप बात कर सकते हैं, इंटरेक्शन, आंसर राइटिंग, ऑप्शनल, करंट अफेयर्स, सब कुछ अनअकैडमी आपका ध्यान रखेगा। यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मुदित गुप्ता। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च तक वैलिड है। सबसे पहला प्रोविजन, अब देखिए यहां पे ऊपर हेडिंग चेंज हो गई है। पहले जो हेडिंग थी वो थी एक्ट ऑफ 2002, मतलब कि पुराने कानून की बात हो रही थी।
अब यहां पे नई हेडिंग आ चुकी है, दैट इज अमेंडमेंट ऑफ 2023, कि रिसेंटली संसद भवन ने इस कानून में क्या संशोधन करा है, एक एक करके वो देखेंगे। तो मैंने आपको यह बताया कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का मेजर काम होता है एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस को रोकना और अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन को रोकना। बेसिकली क्या होता है कि जो अलग अलग कंपनीज होती हैं वो करती हैं मर्जर, एक्विजिशन या एमालगमेशन। मर्जर का मतलब होता है कि दो कंपनीज जो है साथ में आके मिल गई। एक्विजिशन का मतलब होता है एक बड़ी कंपनी ने एक छोटी कंपनी को खरीद लिया। और एमालगमेशन में भी दो कंपनीज जो है आपस में मिक्स हो जाती हैं। टेक्निकल डेफिनेशंस में जाने की जरूरत नहीं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब भी कोई मर्जर, एक्विजिशन या एमालगमेशन होता है तो उसमें कुछ केसेस में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाना होता है परमिशन के लिए, और कुछ केसेस में नहीं जाना होता। फॉर एग्जांपल, जब टाटा और एयर इंडिया का जो है मर्जर हुआ, उस केस में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाना था। रिसेंटली रिलायंस ने बोला कि मैं अमेजन, ये जो बिग बाजार की पूरी चेन है फ्यूचर रिटेल, मैं इसे एक्वायर करना चाहता हूं। उस केस में भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गए। लेकिन फिर ऐसे ही बहुत से छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जो आपस में डेली का मर्जर एक्विजिशन वगैरह करते रहते हैं। हम लिंक्डइन, ट्विटर वगैरह पे सारी न्यूज पढ़ते रहते हैं कि अलग अलग जो ओनर्स होते हैं बिजनेस के, कहते हैं आज हमने ये छोटी कंपनी खरीद ली, आज हमने वो छोटी कंपनी खरीद ली। उन केसेस में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल नहीं चाहिए। तो मैं कंफ्यूज हो गया यहाँ पे कि किस केस में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए और किस केस में उनका अप्रूवल नहीं चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जो दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, ये तो आप मानोगे कि अगर कोई भी मर्जर हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है और एमालगमेशन हो रहा है, मतलब दो कंपनीज आपस में जुड़ रही हैं या एक बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी को खरीद रही है, तो उसमें दो कंपनीज तो इन्वॉल्व होंगी ही होंगी, तभी ये हो पाएगा। ठीक है, अब मैं आपको कंडीशंस बताने जा रहा हूं कि कौन से कंडीशंस में हमारे को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाना होता है, कौन से केसेस में हमारे को उनके पास जाना होता है। सबसे पहले, अगर दोनों पार्टीज के पास जो एसेट्स हैं वो 1000 करोड़ रुपए के हैं या उससे ज्यादा के हैं, मतलब उनकी जमीन, उनकी मशीनरी वगैरह ये सब अगर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा का है, उस केस में हमारे को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाना होगा। कि सपोज टाटा ग्रुप 1000 करोड़ से ज्यादा का है, एयर इंडिया 1000 करोड़ से ऊपर का है। जब टाटा ग्रुप और एयर इंडिया मर्ज हुए तो उनके कंबाइंड एसेट ऑब्वियसली 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हैं, तो उस केस में हमारे को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाना पड़ा। तो एक कंपनी का हम क्या देखते हैं, जमीन देख ली, उसकी मशीनरी वगैरह और जो भी उसके पास एसेट्स हैं, उसने कहीं बॉन्ड वगैरह खरीद के रखे हैं, ये सब हम देखेंगे। और देखेंगे अगर दोनों कंपनीज का एडिशन करके 1000 करोड़ रुपए से ऊपर आ रहा है तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू है। इसके अलावा अगर दोनों कंपनीज का जो पूरे सालाना रेवेन्यू है, पूरा सालाना टर्नओवर है, उसको ऐड करके 3000 करोड़ रुपए का फिगर आ रहा है कि टाटा ने कितना पैसा कमाया पूरे साल में, एयर इंडिया ने कितना पैसा कमाया पूरे साल में, उनको ऐड कर दो, 3000 करोड़ से ज्यादा आ रहा है, हाँ आ रहा है, मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाना पड़ेगा। तो एक एसेट देख लो या फिर रेवेन्यू देख लो। पहले सिर्फ ये दो कंडीशंस थी। अभी रिसेंटली 2023 के कानून से एक नई कंडीशन और ऐड कर दी गई है, एंड दैट इज विद रिगार्ड्स टू ट्रांजैक्शनल वैल्यू। ट्रांजैक्शनल वैल्यू, इसका मतलब होता है कि अगर एक बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी खरीद रही है और ये जो बड़ी कंपनी है ये छोटी कंपनी को 2000 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का पैसा दे रही है, ट्रांजैक्शन की वैल्यू, खरीदने बेचने की वैल्यू अगर 2000 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, उस केस में भी आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाना पड़ेगा। ये इस बार 2023 से ऐड किया गया है। ऊपर वाले जो दोनों प्रोविजन थे, एसेट वाला और टर्नओवर वाला, ये 2002 से हैं। लेकिन ये जो ट्रांजैक्शनल वैल्यू वाला क्लॉज है कि अगर एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को 2000 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा पैसा दे रही है एक्वायर करने के लिए, तो ये जो है आप ट्रांजैक्शनल वैल्यू के बेसिस पे आप कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जा सकते हैं। यहां पे एक छोटी सी कंडीशन और है कि जो भी कंपनी बिक रही है, अगर उस कंपनी का इंडिया में बहुत सिग्निफिकेंट बिजनेस है तो भी आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाना पड़ेगा। मतलब कि ये तीसरे क्लॉज में दो कंडीशंस हैं। एक, 2000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं खरीदने बेचने के लिए, और जो कंपनी बिक रही है वो भारत में एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर रखती है। वो कौन डिसाइड करेगा? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की इसका मार्केट शेयर सिग्निफिकेंट है या नहीं है। ये दो कंडीशन अगर फुलफिल होती हैं तो ही आप कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाओगे।
तो कंडीशंस क्या बन गई? एक एसेट देख लो, दोनों की एसेट मिला के 1000 करोड़ रुपए से ऊपर की हो, या फिर दोनों का रेवेन्यू मिला के 3000 करोड़ रुपए से ऊपर का हो, या फिर जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू है, जो कंपनी खरीदी जा रही है वो 2000 करोड़ या उससे ज्यादा में खरीदी जा रही है, और जो कंपनी बिक रही है उसकी भारत में काफी सिग्निफिकेंट बिजनेस प्रेजेंस होनी चाहिए। ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल हो गई, एसेट, टर्नओवर, ट्रांजैक्शन, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल हो गई, तो उस केस में आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाना पड़ेगा अप्रूवल के लिए। तो हमने देखा कि अगर हमारे को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाना है एक पर्टिकुलर अग्रीमेंट या डील को लेकर, तो क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। अब यहां पे ये जो अपना अमेंडमेंट बिल लोकसभा में आया, पार्लियामेंट में आया, यहां पे एक डिस्कशन और हुआ, वो ये कि अगर दो कंपनीज मर्ज हो रही हैं, अगर दो कंपनीज एक्वायर हो रही हैं, कोई बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर कर रही है, मर्ज हो रही है, अमालगमेट हो रही है, तो उसमें से हम कंट्रोलिंग अथॉरिटी किसको कहेंगे? मतलब कि उनमें से सबसे बड़ी या फिर पेरेंट कंपनी या फिर बड़ा भाई कौन होगा? इसके लिए पहले ये बोला जाता था, 2002 का जो कानून था पुराने वाला, उसमें ये बोला जाता था कि ऐसी कोई भी कंपनी जो सारे के सारे मेजर डिसीजंस लेगी मर्जर के बाद, एमालगमेशन के बाद, एक्विजिशन के बाद, उसे हम कंट्रोलिंग अथॉरिटी कहेंगे। कि पहले ये बोला जाता था कि जो भी कंपनी, कि सपोज अगर वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को एक्वायर कर लिया और वॉलमार्ट सारे फ्लिपकार्ट के डिसीजंस ले रहा है, तो हम कंट्रोलिंग अथॉरिटी कहेंगे वॉलमार्ट को। अगर टाटा ने एयर इंडिया को एक्वायर कर लिया और टाटा एयर इंडिया के अब सारे डिसीजंस ले रहा है, तो हम कंट्रोलिंग अथॉरिटी कहेंगे टाटा को। यह था पुराना कानून कि जो मेजर डिसीजंस ले रहा है वो यहां पे कंट्रोलिंग अथॉरिटी कहलाएगा। लेकिन अब 2023 के जो अधिनियम है उसके तहत यहां पे थोड़े से बदलाव किए गए। क्या? अब ये डिसीजन मेकिंग को चेंज करके, ये कि कौन कंपनी के अफेयर्स को मैनेज कर रहा है, इसकी जगह कानून में एक नए शब्द को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, दैट इज मटीरियल इन्फ्लुएंस। इस शब्द का मतलब है कि एक ऐसी कंपनी जिसके बिना दूसरी कंपनी नहीं चल सकती, एक ऐसी कंपनी जो दूसरी कंपनी को लैंड, लेबर, कैपिटल, पैसा, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज, बहुत सारा स्टॉक, ऑप्शंस एटसेट्रा कुछ ऐसा दे रही है। मतलब कि एक कंपनी जो पूरे बिजनेस में पैसा लगाएगी, एक ऐसी कंपनी जो पूरे एंटिटी को फाइनेंशियली चलाएगी, उसको इन्फ्लुएंस करेगी पैसे से, मटीरियल इन्फ्लुएंस, उसको हम अब कंट्रोलिंग अथॉरिटी कहेंगे, उसको अब हम बड़ा भाई कहेंगे। तो यहां पे डेफिनेशन में आप थोड़ा सा चेंज देखिए, पहले हम बड़ा भाई किसको कह रहे थे? उसको जो सारे निर्णय ले रहा था। अब इन्होंने बोला कि कुछ केसेस ऐसे भी सामने आए जहां पे छोटी कंपनी खुद निर्णय ले रही थी और बड़ी कंपनी अपना मस्त थी, लेकिन फिर भी बड़ी कंपनी पैसा प्रोवाइड करती थी। इन्होंने बोला सारी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए अब से हम ये देखेंगे, दो कंपनियां मर्ज हो रही हैं, अमालगमेट हो रही हैं, पैसा कौन दे रहा है, सारा का सारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है कौन चला रहा है, मटीरियल इन्फ्लुएंस कौन ला रहा है, उसको हम यहां पे कंट्रोलिंग अथॉरिटी कहेंगे, उसको हम यहां पे बड़ा भाई कहेंगे। इसके अलावा यहां पे कुछ टाइमलाइंस के बारे में बात करी गई। सबसे पहले आती है प्राइमा फेसी व्यू टाइमलाइन। प्राइमा फेसी व्यू, ये इसका क्या मतलब होता है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में अगर एक कंप्लेंट गई कि मेरे को लगता है कि यहां पे अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन हो रहा है, यहां पे एंटी कंपेटिटिव अग्रीमेंट हो रहा है, ये मर्जर एक्विजिशन ठीक से नहीं हो रहा, तो सबसे पहले क्या होता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीधा डिसीजन नहीं लेता, पहले वो अपना एक निर्णय बनाता है कि ये कंप्लेंट सही भी है या नहीं है, या ये किसी दूसरे दुश्मन पार्टी ने गलत कंप्लेंट कर दी। उसे कहते हैं प्राइमा फेसी व्यू। कि मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कोई भी कंप्लेंट आने के बाद पहले एनालिसिस करेगा फैक्ट्स को देख के कि यहां पे कंपटीशन कमीशन का, कंपटीशन लॉ का कोई वायलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, कहीं ऐसे बिना बात की कंप्लेंट कर दी अपनी दुश्मनी निकालने के लिए। उसे कहते हैं प्राइमा फेसी व्यू, फर्स्ट व्यू, कि केस एडमिट होगा या नहीं होगा। इसके लिए कानून में बोला गया कि प्राइमा फेसी व्यू बनाने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को सिर्फ 30 दिन दिए जाएंगे। 30 डेज के अंदर अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना होगा कि ये केस जेन्युइन है या नहीं है और हम इसको आगे ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते। इस टाइमलाइन को जहां पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है कि इसमें केस निकलता भी है नहीं निकलता, उसे कहते हैं प्राइमा फेसी व्यू। ये हो गई एक टाइमलाइन, 30 डेज चाहिए इसके लिए सिर्फ। अभी एक और टाइमलाइन मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अपना फाइनल डिसीजन कितने समय में देगा। पहले वाली टाइमलाइन ये थी कि वो कितने समय में बताएगा कि एक्चुअल में यहां पे कोई केस बनता भी है या नहीं। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कि पूरा का पूरा केस जो है
कितने दिन में वो सॉर्ट कर देगा, कितने दिन में सॉल्व कर देगा। पहले ये टाइमलाइन हुआ करती थी 210 दिन की। अभी सरकार ने बोला कि हमारे को बिजनेस फ्रेंडली देश बनाना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना है, हम इस टाइमलाइन को कम करते हैं जिससे जल्दी कंपनीज एक दूसरे को एक्वायर करें, मर्जर हो, कंपनीज को कोर्ट के चक्कर ना काटने पड़े और कंपनियों की सरदर्दी कम होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया एक बिजनेस फ्रेंडली देश है। इस टाइमलाइन को कम किया गया और 210 से हम इसको लेके आए 150 डेज पे। अगर कोई बहुत ही पेचीदा केस आ गया, कॉम्प्लेक्स केस आ गया, तो उसमें इसको हम 30 डेज से एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज इसको कम करके 210 से 150 पे ले आए, एक्सटेंडेबल बाय 30 डेज इन सर्टेन केसेस। तो दो टाइमलाइन देख ली, एक प्राइमा फेसी व्यू बनाने की और दूसरा फाइनल डिसीजन देने की। इस कानून में और क्या बदलाव हुए, देखिए एक शब्द होता है कार्टिलाइजेशन। आपको मैंने शुरू में एक एग्जांपल दिया सीमेंट का कि एसीसी, अंबुजा, श्री सीमेंट और ये सब जो है ये सब ने अपना कार्टल बना लिया। क्या यार, मिलके मार्केट में ना 1000 रुपए का बोरा 5000 का बेचेंगे, सरकार कोल माइन ला रही है, उसमें कम से कम दाम की बिडिंग करेंगे जिससे सरकार का नुकसान हो, हमारा फायदा हो। कि आपस में एक सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया और वहां पे ये मार्केट में सप्लाई, प्रोडक्शन, प्राइस, बिडिंग सब मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम होता है कार्टिलाइजेशन। ये गलत प्रैक्टिस होती है, कार्टिलाइजेशन ये गलत प्रैक्टिस होती है। तो यहां पे बोला गया कि देखिए कई बार आपने देखा होगा कि दो लोगों की लड़ाई हो गई, वो आपस में या तो सॉर्ट कर लेते हैं, या फिर क्या होता है अगर दो लोगों की लड़ाई हो गई तो वो तीसरे किसी मुखिया जी को लेके आते हैं, कहते हैं कि हमारी जल लड़ाई ना सॉल्व करवा दो। यहां पे ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। सबसे पहले बोला गया कि 2002 का जो कानून था, अपना पुराना कानून, उसमें बोला गया कि कार्टेलाइजेशन के लिए पनिशमेंट किसको मिलेगी। कार्टेलाइजेशन के लिए पनिशमेंट सिर्फ उन कंपनीज को मिलेगी जो कार्टेल का हिस्सा है। कार्टेलाइजेशन के लिए पनिशमेंट उन कंपनीज को मिलेगी जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। सर ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें आप नया क्या बता रहे हो, इसमें हमारे को कुछ अलग तो लग नहीं रहा। फिर सरकार की आंखें खुली, सरकार ने धीरे धीरे देखा कि यार अगर ये सीमेंट की कंपनीज ने अपना एक सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है तो पीछे कोई दूसरी ही मार्बल की कंपनी इन्वॉल्व थी जो इन सबकी दोस्त थी। उसने कहा यार आओ साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ऐसा समझो, एसीसी, अंबुजा, श्री सीमेंट ने मिलकर अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया कि हम सीमेंट का प्राइस मैनिपुलेट करेंगे। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, सपोज करो पीछे कि अंबानी अडानी ने बोला कि हम तो सीमेंट, चलो ठीक है, ऐसा मान लो अंबानी ने बोला कि मैं तो सीमेंट में नहीं हूं लेकिन तुम सब मेरे दोस्त हो, आपस में लड़ोगे तो प्रॉफिट कम होगा, अपना साथ में मिलकर बिजनेस करो, सबका प्रॉफिट होगा। सपोज हाइपोथेटिकल एग्जांपल एक। तो इसमें अंबानी जो है उनका सीमेंट का धंधा नहीं है, लेकिन उन्होंने इनकी डील क्रैक करवाई, उन्होंने इनका व्हाट्सएप ग्रुप बनवाया कार्टेल बनाने के लिए। मतलब कि इनडायरेक्टली अंबानी भी इन्वॉल्व हो गए। पहले ऐसे इनडायरेक्ट लोगों को कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती थी। 2002 का जो कानून है उसके अंदर सिर्फ उन लोगों को पनिशमेंट दी जाती थी जो उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थे, कार्टेल का हिस्सा थे। लेकिन अब जो अमेंडमेंट आया 2023 का, उसमें बोला गया कि अब से ऐसे लोग जो ये ग्रुप बनवा रहे हैं, ऐसे लोग जिन्होंने बैकएंड पे ये ग्रुप बनवाने में मदद करी, उनको भी इसके अंदर पनिशमेंट दी जाएगी। मतलब कि ऐसी कंपनियां जो कार्टेल बनाने में मदद करेंगी उनको भी यहां पे सजा दी जाएगी। राइट। साथ के साथ ये बोला कि ऐसी कंपनियां, अभी ये कानून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? यहां पे एक नया क्लॉज आ गया। क्या? ये बोला गया कि जो कंपनियां व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उनको पनिशमेंट मिलती थी और मिलती रहेगी। 2002 वाले कानून के अंदर उनको पनिशमेंट मिलती थी और मिलती रहेगी। अभी जो ऐसे वाली कंपनीज आ गई कि जैसे पीछे से अंबानी ने बोला कि चलो चलो सब दोस्ती कर लो और सीमेंट का प्राइस मैनिपुलेट कर लो, इस मॉडल को बोलते हैं हब एंड स्पोक्स मॉडल। हब एंड स्पोक्स मॉडल, ये कीवर्ड जो है ये बिल में जो है बात हुई, इसके बारे में पार्लियामेंट में बात हुई, दैट इज हब एंड स्पोक्स मॉडल। ठीक है, कि मतलब पीछे से एक आदमी ने इनडायरेक्टली उन कंपनीज को ग्रुप में बनवाया। अब एक तीसरे टाइप की कंपनी आती है यहां पे, वो कौन सी है? जो ना तो व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है, जिसने ना पर्दे के पीछे से इनकी बात करवाई, लेकिन वो इस ग्रुप में आना चाहती है, उसकी इंटेंशन है इस ग्रुप में आने की, उसको भी दंड दिया जा सकता है। आप सोचो, सिर्फ इंटेंशन के ग्राउंड पे
सिर्फ नियत के ग्राउंड पे सरकार ने बोला हम तुम्हारे को दंड दे देंगे अगर तुमने कार्टेलाइजेशन करने की कोशिश करी। इससे कंज्यूमर का भी नुकसान होता है और छोटे बिजनेस का भी नुकसान होता है। कार्टेलाइजेशन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो यहां पे नेट पोजीशन आज की तारीख में क्या निकलती है? ये निकलती है कि ऐसी कंपनी जो व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट है, कार्टेल का पार्ट है, पनिशमेंट मिलेगी। ऐसी कंपनी जो बैकएंड पे इनका मुखिया बनके इन सबकी दोस्ती करवा रहा था, बैकएंड पे ग्रुप बनवा रहा था, उसको भी पनिशमेंट मिलेगी। और ऐसी तीसरे टाइप की कंपनी जो अभी ना तो इस ग्रुप में है, ना बैकएंड पे कुछ करा उसने, लेकिन उसकी इंटेंशन है इस ग्रुप में आने की, उसको भी हम पकड़ के पनिशमेंट देंगे। मतलब कि अपने देश में कार्टेलाइजेशन जो है किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। यहां पे ये प्रोविजन ऐड किया गया कि जिसकी इंटेंशन है इस कार्टेल में, इस व्हाट्सएप ग्रुप में आने की, उसको भी यहां पे पनिशमेंट दी जाएगी। इसके अलावा बात करी कि ठीक है, सजा दी जाएगी कार्टेलाइजेशन के लिए और बाकी चीजों के लिए पनिशमेंट दी जाएगी। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फाइन लगाएगा। किस बेसिस पे लगाएगा? जैसे टैक्स होता है, इनकम के बेसिस पे लग जाता है। जो आदमी 100 रुपए कमा रहा है उसका अलग टैक्स, जो 1000 कमा रहा है उसका अलग टैक्स, जो 1 लाख कमा रहा है उसका अलग टैक्स है। इनकम के बेसिस पे टैक्स लगता है। तो पेनल्टी कैसे ट्रांसपेरेंटली डिटरमाइन होगी? हमारे को सारा काम ट्रांसपेरेंटली करना है। सरकार जो है ओपेसिटी पे तो काम करती नहीं है। हाँ सर, सही बात है। 2002 के कानून में क्या था कि ये जो पेनल्टी थी ये डिसाइड की जाती थी ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर मैंने आपको बताया कि अभी वो रेवेन्यू, और मैंने आपको वो उधर एंटी कंपेटिटिव अग्रीमेंट में आपको मैंने वो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास परमिशन लेने कब जाना होता है, उसमें मैंने आपको टर्नओवर का क्लॉज बताया था। तो ये जो टर्नओवर है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेनल्टी डिसाइड करने में। तो जो 2002 का अपना पुराना कानून है, 2002 का जो पुराना कानून है वो ये बोलता है कि कंपनीज के ऊपर जो पेनल्टी लगाई जाएगी वो लगाई जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, कि वो साल में कितना पैसा कमा रही हैं उसके बेसिस पे पेनल्टी लगाई। ठीक है, अभी अंबानी ने 100 रुपए कमाए, उनके ऊपर 5% की पेनल्टी लगा दी, 5 रुपए का उन्होंने फाइन दे दिया, टर्नओवर के ऊपर फाइन लग गया। ठीक है, बीच में कूद पड़ा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आती है, जजमेंट का नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला कि ये जो टर्नओवर है ना, इसका इंटरप्रिटेशन करो एज रेलेवेंट टर्नओवर। ये रेलेवेंट टर्नओवर का मतलब क्या होता है? आप ऐसा समझो कि ब्रिटानिया का फ्लेवर्ड मिल्क भी आता है और बिस्किट भी आते हैं। ब्रिटानिया इन दो चीजों से पैसा कमा रहा है, फ्लेवर्ड मिल्क से और बिस्किट से। सपोज करो बिस्किट में ब्रिटानिया ने मैरीगोल्ड, अपना गुड डे, अपना ये जो है पार्ले जी वगैरह, इन सब के साथ कार्टेल बनाने की कोशिश करी। मतलब कि ब्रिटानिया ने अपने बिस्किट के प्रॉफिट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, बिस्किट के प्राइस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला रेलेवेंट टर्नओवर का मतलब है कि अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ब्रिटानिया के ऊपर जो फाइन लगाएगी वो उसके फ्लेवर्ड मिल्क वाली टर्नओवर के ऊपर नहीं लगाएगी, क्योंकि उसने बिस्किट का प्राइस मैनिपुलेट करने की कोशिश करी। तो वो बिस्किट के बिजनेस से जितना पैसा कमा रहा है सिर्फ उतने पैसे के ऊपर फाइन लगेगा। जो फ्लेवर्ड मिल्क से उसने पैसा कमाया उसके ऊपर कोई फाइन नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रिटानिया ने जो यहां पे गलत काम करा वो बिस्किट के लिए करा, अपना फ्लेवर्ड मिल्क के लिए नहीं करा। इसे बोले जाता है रेलेवेंट टर्नओवर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जिस प्रोडक्ट के लिए मैनिपुलेशन हो रही है, जिस प्रोडक्ट के लिए कार्टेलाइजेशन हो रहा है, सिर्फ उस प्रोडक्ट के ऊपर जो पैसा कमा रहे हैं उसके ऊपर आप फाइन लगाओ, दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर आप फाइन मत लगाओ। यह मतलब होता है रेलेवेंट टर्नओवर का। तो 2002 से लेकर आज तक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जितना फाइन लगा रहा था वो लगा रहा था रेलेवेंट टर्नओवर के ऊपर। एक बात। दूसरी बात, अभी जो पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस हुआ उसमें इस शब्द को चेंज कर दिया गया। उसमें बोला गया कि अब रेलेवेंट टर्नओवर की कोई बात नहीं होगी, अब जो फाइन लगेगा वो लगेगा ग्लोबल टर्नओवर के ऊपर। अब जितना भी फाइन लगेगा वो ग्लोबल टर्नओवर के ऊपर लगेगा। ग्लोबल टर्नओवर का मतलब क्या है? ग्लोबल टर्नओवर का मतलब है कि एक कंपनी अपने पूरे दुनिया के बिजनेस से जितना भी पैसा कमा रही है उसके ऊपर फाइन लगेगा। मतलब कि अगर ब्रिटानिया ने सिर्फ बिस्किट का प्रॉफिट मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है, लेकिन अगर ब्रिटानिया फ्लेवर्ड मिल्क से भी पैसा कमा रहा है तो फ्लेवर्ड मिल्क और बिस्किट दोनों के पैसे को ऐड करके फिर उसके बाद पेनल्टी लगाएंगे। मतलब कि कंपनियों के ऊपर लगने वाली पेनल्टी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले ब्रिटानिया के ऊपर सिर्फ जो पेनल्टी लग रही थी उसके बिस्किट के ऊपर लग रही थी कि वो बिस्किट से कितना पैसा कमा रहा है। अभी बिस्किट और फ्लेवर्ड मिल्क कितना पैसा कमा रहा है उन दोनों चीजों के ऊपर पेनल्टी लगेगी। मतलब कि ग्लोबल टर्नओवर कि पूरे दुनिया में आप क्या क्या बेच रहे हो उसके ऊपर जितना आपकी टर्नओवर है उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। रेलेवेंट टर्नओवर मतलब जिस प्रोडक्ट में धंधेबाजी करी सिर्फ उससे कमाए जाने वाले पैसे के ऊपर पेनल्टी। ग्लोबल टर्नओवर वो कंपनी जितना भी माल बेच रही है किसी भी कैटेगरी में उससे कमाए जाने वाले पैसे के ऊपर पेनल्टी। मतलब कि अभी
इनडायरेक्टली पेनल्टीज जो है वो इंक्रीज कर दी गई हैं, क्योंकि पहले रेलेवेंट टर्नओवर था, अभी हो गया ग्लोबल टर्नओवर। इसके ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अब इस बिल का अगला प्रोविजन है विद रिगार्ड्स टू सेटलमेंट एंड कमिटमेंट। यह बिल बोलता है कि अगर सपोज करिए कोई केस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गया, ऐसे में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इस केस को अभी सुन रहा है, 2 पार्टीज 3 पार्टीज जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनका केस यहां पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में चल रहा है। यह बिल बोलता है कि अगर पार्टीज सेटलमेंट करना चाहते हैं कि ठीक है अभी छोड़ो इस केस को लंबा नहीं खींचते, अपना पैसे ले दे के जो भी काम करना खत्म करो, अगर आप ऐसा सेटलमेंट करना चाहते हो हम उसको अलाउ करेंगे अब से, मतलब कि सेटलमेंट विल बी अलाउड। साथ में अगर कोई बड़ी कंपनी ऐसे कमिटमेंट्स देना चाहती है कि मैं आगे से छोटी कंपनियों को दबाऊंगा नहीं, मैं आगे से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करूंगा नहीं, आगे से कंज्यूमर के हित को नुकसान पहुंचाऊंगा नहीं, इस तरीके से अगर वो कमिटमेंट कोई करना चाहती है तो भी आप इस केस को रफा दफा कर सकते हो। साथ में अगर पार्टीज चाहें तो एक दूसरे को कंपनसेशन के फॉर्म में कोई पैसा दे सकते हैं। मतलब कि आप ये समझिए कि पार्टीज को लगा यार तारीख आफ्टर तारीख का कोई पॉइंट नहीं है, आप अभी रोज सीसीआई के दफ्तर के चक्कर काटेंगे, अपना सारा पेट्रोल टाइम वगैरह इसमें खराब हो जाएगा, एक काम करो इस केस को छोटे में निपटा दो, आपस में सेटलमेंट कर लो, जिसको जो पैसा देना, जिसको जो कमिटमेंट करनी है करो। लेकिन सेटलमेंट में पैसा कितना दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, कमिटमेंट क्या होंगी, कैसे इंप्लीमेंट होंगी, कौन किसको कितना कंपनसेशन देगा, ये सब डिसाइड करेगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो मतलब कि अगर आप केस को रफा दफा करना चाहते हो और आपस में सेटलमेंट कमिटमेंट कंपनसेशन करना चाहते हो तो वो पावर दी गई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को कि हां अगर 2 पार्टीज ना के बोला कि हम सेटलमेंट करना चाहते हैं, एक दूसरे को कंपनसेशन दे देंगे, कमिटमेंट्स करने की ऐसा आगे से नहीं होगा, ये सब, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड कर लेगा कि ठीक है इतना कंपनसेशन, इतना पैसा, इतना टाइम में कमिटमेंट्स ऐसे इंप्लीमेंट करोगे। मतलब कि यहां पे प्रोसेस को थोड़ा इजी बनाने की कोशिश करी गई है जिससे कि कंपनियों को लीगल झंझट में ज्यादा ना पड़ना पड़े। इसके अलावा जो अपने मेंबर्स होते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के, उनकी एलिजिबिलिटी में थोड़ा सा बदलाव लाया गया है। बेसिकली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में 6 मेंबर्स होते हैं और 1 चेयरपर्सन होते हैं, टोटल 7 लोग होते हैं। पहले इनकी एलिजिबिलिटी थी कि ये जो लोग हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के, इनके पास कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा बोला गया था पुराने कानून में, जो 2002 का कानून है, कि इनके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इकोनॉमिक्स का, कंपटीशन का, लॉ का, मैनेजमेंट का, बिजनेस का। मतलब कि धंधे से जुड़े अलग अलग जो फैक्टर्स हैं, फैसेट्स हैं, उनके ऊपर इनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी 2023 का जो बिल पार्लियामेंट में पास हुआ रिसेंटली, वहां पे एक फैक्टर को और ऐड कर दिया गया है, दैट इज टेक्नोलॉजी। क्योंकि आपको मैंने बताया इस लेक्चर के स्टार्टिंग में कि टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप बहुत ज्यादा आने लगे हैं, अनअकैडमी, ओला, बाकी सारे टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स। तो ऐसे में टेक्नोलॉजी काफी उभरता हुआ डोमेन है। पहले कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स के पास यहां पे 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए था। अभी अगर टेक्नोलॉजी में भी 15 साल का एक्सपीरियंस है तो वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स बन सकते हैं। ये था अपना पूरा का पूरा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो कानून है, कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2023। अनअकैडमी पे एक नया ऑफर चालू हुआ है, दैट इज 43% ऑफ ऑन सब्सक्रिप्शंस। आपको कुछ सब्सक्रिप्शंस पे 25% ऑफ मिलेगा जो 1 साल तक के हैं। उसके अलावा 2 साल तक के सब्सक्रिप्शन पे 43% ऑफ मिलेगा। प्लस अगर आप 2024 का प्रीलिम्स क्लियर करते हो तो आपको QEP ऑफर के अंदर अनअकैडमी दिल्ली बुलाएगा, यहीं पे आप रहोगे, यहीं पे आप पढ़ोगे फॉर 45 डेज और पूरा खर्चा अनअकैडमी उठाने वाला है। मतलब कि अगर आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो और आप एक लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सोच रहे हो तो आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए एनरोल कर सकते हो कि अगर आपका प्री 2024 क्लियर होता है तो आप दिल्ली आके अनअकैडमी के सेंटर पे वहां पे आराम से रहोगे। जितने भी एजुकेटर्स, उनका इंटरेक्शन, ऑप्शनल GS, करंट अफेयर्स, एथिक्स, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, सब कुछ, और इंटरव्यू की तैयारी तो अनअकैडमी कराएगा ही। ये सब कुछ अनअकैडमी की टीम कराएगी आपको, टॉप एजुकेटर्स कराएंगे। 31 मार्च तक ये ऑफर वैलिड है। यूज करेंगे रेफरल कोड मधुद गुप्ता टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी, लेकिन ये ऑफर सिर्फ 31 मार्च तक वैलिड है। लेट्स क्रैक इट।